हेलो स्टूडेंट्स, बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसको कि हम याद रखते हैं कलिंग नगर कंट्रोवर्सी के नाम से। पहले हम कलिंग नगर क्या है बेसिकली एक बार ये देख लेते हैं। कलिंग नगर, कलिंग का नाम आपने पहले भी सुना होगा किस चीज़ में, अगर आपको याद हो तो हम जब बात करते हैं ना अशोक की, ठीक है, तो अशोक का आपको पता है कि कलिंग की जब युद्ध हुआ था, जो फाइट हुई थी, और वहाँ पे जब वो युद्ध में जीत गए थे उसके बाद से उन्होंने क्या किया था, अपना रिलीजन चेंज कर लिया था और वो क्या कहे थे, बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया। तो दैट मीन्स कि जो कलिंग नगर है उसकी हिस्ट्री क्या है, एक बहुत पुरानी रही है जिसको कि हम हमेशा याद रखते हैं। बट इस टाइम पे जो हम कलिंग नगर कंट्रोवर्सी की बात कर रहे हैं वो इससे रिलेट नहीं करती है, इस इंसिडेंट से। ये एक अलग इंसिडेंट है, ठीक है। तो जो कलिंग नगर है ये एक टाउन है जैसलपुर डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा, इंडिया। ओके, यहाँ पर कोशिश की गई थी यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इसको एक इंडस्ट्रियल सेंटर बनाने की, एक प्लान्ड इंडस्ट्रियल, एक तरीके से मॉडर्न टाउन बनाने की कोशिश यहाँ पर की गई कि इसको क्या बना दिया जाए, एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया जाए एक तरीके से। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ? एक बहुत बड़ा कारण था, वो क्या था कि यहाँ पर क्या है, रिच सोर्स ऑफ आयरन ओर है। यस, आयरन ओर, जो कि आप कह सकते हो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया जिसकी वजह से क्या है, जो कलिंग नगर है वहां पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ और चीजें देख लेते हैं। जो कलिंग नगर है यहाँ पे एक ग्लोबल डिमांड है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इतना ज्यादा क्या नाम है, आयरन ओर है जो कि एक रॉ मटेरियल का काम कर सकता है और अदर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि एक स्टील इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक रॉ मटेरियल का के लिए इसको यूज किया जा सकता है। जैसा कि आपको पता है कि हमने देखा कि एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था। जब एल्यूमिनियम इन्वेंट हुआ था तो लोगों को एल्यूमिनियम बहुत अच्छा लगता था, बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब एल्यूमिनियम के कॉन्सिक्वेंसेज लोगों ने देखे कि इससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ के ऊपर असर आता है, लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो हमें एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स कम यूज़ करने चाहिए। तो लोगों का अब क्या है, एक उसके ऑल्टरनेटिव की तरफ ध्यान जाने लगा, जो क्या है, स्टील वगैरह है, ये सब है। तो यहाँ पर क्या कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर क्या लगाया जाए, ग्लोबल स्टील हब बना दिया जाए इसको, और यहाँ पर बहुत सारे स्टील प्लांट्स वगैरह लगाने की कोशिश की गई थी, जिससे कि क्या किया जा सके, एक लार्ज अमाउंट में स्टील का प्रोडक्शन किया जा सके। इन्हीं चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगाए गए थे, जैसे जिंदल स्टील का यहाँ पे प्लांट है, टाटा स्टील का है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अगर हम जैसलपुर की बात करें तो जैसलपुर क्या था, एंशिएंट टाइम पे जो कलिंग एम्पायर मैंने बताया ना आपको, आपका अशोका वाला, तो उस टाइम पे क्या था, एक तरीके से जो जैसलपुर था वो कलिंग एम्पायर की कैपिटल था। आज के टाइम पे तो उड़ीसा की कैपिटल आपको आई थिंक पता होगा क्या है, भुवनेश्वर, ठीक है, लेकिन ये उस टाइम पे, तो ये समझ लीजिए ऐतिहासिक इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज है वो स्टैब्लिश की जा चुकी है, जैसे टाटा स्टील है, NIN है, ठीक है ना, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट की है, ये जिंदल है, वीजा है, मेस्को है, ठीक है, मैथान इस्पात लिमिटेड है, और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो यहाँ पर एस्टेब्लिश की गई है। अब ऐसा क्यों था, मतलब कैसे ये सारी चीजें की गई? तो यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ये एक क्या नाम है डिसाइड किया कि अगर हमें उड़ीसा का डेवलपमेंट करना है ना, तो हमें ज़रूरी है इसके बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर चीज़ें करने की। तो इसी वजह से यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने एक फाइनल अप्रूवल दे दिया कलिंग नगर कॉम्प्लेक्स बनाने का, एज अ नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन इसको बनाने का। कौन सी पॉलिसी के अंदर में? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर में इसको क्या कह दिया कि ये क्या होगा, एक तरीके से नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जिससे कि उड़ीसा का भी डेवलपमेंट हो सके। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की गई, जैसे स्टील एंड एल्यूमिनियम पार्क, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज बहुत सारी बनाने की कोशिश की गई, न्यू इंडस्ट्रियल टाउनशिप यहाँ पे डेवलप करने की बात की गई, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे एस्टैब्लिश करने की बात की गई, कमर्शियल एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे की गई, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह चीज़ें एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी यहाँ पे डेवलप की गई। अब इतने सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अगर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और इसको नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर में भी लाया जा रहा है, उसके लिए भी इसको अप्रूवल मिल गया, तो और भी तो बहुत सारे रीजन होंगे ना। सबसे बड़ा कारण क्या था, यहाँ पे पाए जाने वाले मिनरल्स, दैट मीन्स आयरन ओर एंड क्रोमाइट, ये दो मेन मिनरल्स हैं जो यहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे पाए जाते हैं, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या था, इसके नियर बाय बहने वाली रिवर, ब्राह्मणी रिवर यहाँ पे इसके पास में बहती है, और अगर
आपको रॉ मटेरियल भी मिल रहा है और पास में रिवर भी मिल रहा है, तो आपकी वाटर रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो गई, तो वाटर अपॉर्चुनिटी भी इंडस्ट्रीज को यहाँ से मिल गई। तीसरी चीज़, ये ऐसा एरिया है आपका, ऐसे प्लेस पे ये सिचुएटेड है जहाँ पे बाढ़ या फिर जो आपके साइक्लोन्स वगैरह हैं उसके आने के चांसेस कम हो जाते हैं। वैसे तो उड़ीसा कोस्टल टाउन है, ठीक है ना, कोस्टल स्टेट है, बट स्टिल ये जो प्लेस है आपका कलिंग नगर, यहाँ पे क्या हो जाता है, बाढ़ और जो साइक्लोन्स आने की जो संभावना है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके पास में क्या है, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी है, जयपुर किंगजोग रोड भी है, भुवनेश्वर का है, ठीक है ना, मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी है भुवनेश्वर की यहाँ से। तो क्या है, एक तरीके से एक अच्छा नेटवर्क भी है ट्रांसपोर्टेशन का भी, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल को आराम से इंडस्ट्रीज वगैरह में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंचाया भी जा सकता है, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा, पहले भी एक इंटीग्रेटेड प्लांट लगाया था। इंटीग्रेटेड प्लांट की बात कर रही हूं मैं, सेटअप किया गया था टाटा स्टील का, ठीक है ना, टाटा स्टील ने क्या किया था, इंटीग्रेटेड प्लांट लगाया था, ठीक है। उस टाइम पे कब लगाया था, ये आज़ादी से भी पहले 1907 में, जब उड़ीसा, बिहार, बंगाल ये सब एक था, डिवाइड नहीं हुआ था, उस टाइम पीरियड की बात है, वहां पे लगाया गया था। कौन सा, राउरकेला स्टील प्लांट, ठीक है, जिसको कि आज अगर हम देखें तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है इसको वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट संभालती है। एंड ये जो सारे डेवलपमेंटल वर्क है ना, इसका जो आइडिया है, इसकी जो सोच है, ठीक है, वो किसके दिमाग में आई थी सबसे पहले, अगर इसकी बात की जाए तो बीजू पटनायक जी हैं, जो वहाँ के एक्स सीएम रह चुके हैं उड़ीसा के। उनके दिमाग में ये प्लान आया था कि हमें क्या करना है, उड़ीसा को क्या करना है, बेसिकली कलिंग नगर को क्या करना है, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाना है। कब, ये अराउंड 1992 की ये बात है जब उनके दिमाग में ये थॉट आया, और उसी के बाद से उन्होंने क्या करना शुरू किया, जो कलिंग नगर है उसका एक कह सकते हो ओवरऑल जो एक चेंज है, जो डेवलपमेंट है, उसको लेकर चीजें यहां पे करनी शुरू की गई, ठीक है। आगे देखते हैं, तो जो बीजू पटनायक का जो ड्रीम था, जो सोच थी, इसको फुलफिल करने के लिए क्या है, कुछ एक चीजें की गई, जैसे कि उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, जो है आपका IDCO, जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है, उन्होंने क्या रखा, एक एम रखा, डेवलपिंग अ स्टील प्रोड्यूसर्स हब। दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको, इस प्लेस को, इस जगह को स्टील प्रोड्यूसिंग हब बनाना है। बता चुकी हूँ मैं आपको, क्यों, क्योंकि ये सारे वहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है वहाँ पे, तो हमें क्या करना है, इसको हब बना देना है। यहाँ पे समझ लीजिए पूरे वर्ल्ड को या फिर इंडिया के बाहर की भी कुछ कंपनीज को हम इनवाइट करें जो कि यहाँ पर आएँ और अपने क्या है प्लांट्स वगैरह एस्टैब्लिश कर पाएँ। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर जो यहाँ की जो लैंड थी वो क्या एक तरीके से एक्वायर की गई, गवर्नमेंट ने एक्वायर की, और उसको जो अलग अलग जो इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह हैं, ठीक है, जो प्राइवेट ऑनर्स हैं, उनको दी गई, जिससे कि वो यहाँ पर स्टील प्लांट सेटअप कर सके। ये चीज़ कब किसने की, बीजू पटनायक ने, बता ही चुकी हूँ। कब मेनली था ये, 1990s के बाद का टाइम पीरियड था जब ये सारी चीज़ें की गई। तब क्या है, सबसे पहली बार स्वराज पॉल नाम के एक NRI थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्होंने यहाँ पर सबसे पहले एक स्टील प्लांट लगाया, ठीक है। इस तरीके से क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी चलती रही, और बाद में क्या है, उन्हीं के बेटे नवीन पटनायक जी, जो बाद में CM बने, उन्होंने इसकी कमांड संभाली और ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है इसको गोइंग थ्रू रखा, ठीक है। और आज अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो उड़ीसा में, दैट मीन्स कि जो आप हमारा जो ये कलिंग नगर जो टाउन है, इसके नियर बाय एरिया में 15 स्टील प्लांट आज के टाइम पे लगाए जा चुके हैं, ठीक है। जिसमें आपके पब्लिक सेक्टर प्लांट की अगर मैं बात करूं तो NINL है, ठीक है, बता चुकी हूँ शुरुआत में ही मैं, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड। दूसरा प्राइवेट सेक्टर प्लांट भी लगाए गए, जिसमें आपका GSL है, जिंदल स्टील है, आपका मेस्को एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स इसी तरीके से लगाए गए। अब सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से हो रही थी, तो ऐसा क्या हुआ जो यहाँ पे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। जब सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी ना, तो आप सोचिए कि अगर यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल रहा है और ये सारी चीजें मिल रही है, और जब हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत सारी है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ 2 जनवरी 2006 को, जब 800 जो ट्राइबल लोग थे ना, उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया टाटा स्टील के खिलाफ, ठीक है। टाटा स्टील कंपनी को एक क्या नाम है, अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है 3475 एकड़ जमीन दी थी कि आप क्या कीजिए, अपना स्टील प्लांट यहां पर लगाइए। 2004 में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ने उनको ये जमीन दे दी थी, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो टाटा स्टील है उसने क्या है, वहां पे जो जमीन उनको मिली थी उसको खाली कराना शुरू किया। जब बात आई खाली करवाने की, तो कुछ प्लेसेस को तो वो आराम से खाली करवा पाए, अराउंड 2100 एकड़ जमीन जो है उन्होंने आराम से खाली करवा ली। बट
1234 एकड़ जमीन रह गई थी और उसी को लेकर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट वहां पर क्रिएट हो गया, जिसको कि लेकर उन्होंने क्या कहा कि हम अपनी जमीन खाली नहीं करेंगे और उन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। 800 ट्राइबल फैमिलीज ऐसी थी, जो ट्राइबल लोग से, उन्होंने क्या कर दिया, अपना एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। क्या कारण था, क्यों किया उन्होंने प्रोटेस्ट? दो उनके मेन कारण थे। पहली चीज तो ये उनका कहना था कि अगर टाटा स्टील ने अपनी ये दीवारें बना दी और ये अपना ये प्लांट लगा दिया ना, तो हमारे जो कैटल्स हैं उनको हम चराने के लिए कहाँ पर लेकर जाएंगे? हमारी ज़मीनें तो ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है ना, हम तो उनको ले जा नहीं सकते, तो हमारा तो लिवलीहुड ख़त्म हो जाएगा इससे। दूसरा सबसे बड़ा कारण था, उनको ये लग रहा था कि जो उनसे जो लैंड एक्वायर की गई है ना, उसको लेकर उनको फेयर कॉम्पनसेशन नहीं मिला है, जो सही उनको उसका प्राइस मिलना चाहिए था और जो उनको सही तरीके से रिहैबिलिटेट करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें नहीं की गई। चलिए ठीक है, उनका कारण पता लगा। बट इसके रिवर्स में क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनने की बजाय उन्होंने क्या कर दिया, एक स्पेशल आर्म्ड फोर्स को बुला लिया और उस स्पेशल आर्म्ड फोर्स ने क्या कर दिया, ना तो उन्होंने ये देखा कि उस आंदोलन में महिलाएं हैं, बच्चे हैं या आदमी है, कौन है, उन्होंने किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फायरिंग कर दी। ठीक है, उन्होंने उन ट्राइबल्स को वहां से हटाने के लिए, जिसमें कि 5000 ट्राइबल्स की जो को क्या है बेसिकली इस पूरे टाइम पीरियड में डिस्प्लेस किया गया था कंस्ट्रक्शन प्लांट के लिए, जो स्टील प्लांट है उसके लिए, तो उन्होंने जब उनके ऊपर गोलियां चलाई तो उस टाइम पीरियड पे वहां पर ऐसा कहा जाता है अराउंड 13 आदिवासी जो थे उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। 13 आदिवासी लोगों को पुलिस ने अपनी फायरिंग से मार दिया और कहा जाता है कि 40 से भी ज्यादा जो ट्राइबल्स थे वो घायल हो गए थे इस इंसिडेंट में, जिसके बाद ये जो गुस्सा था उनका और ज्यादा भड़क कर सामने आया और इसी को आज हम 13 साल बीत चुके हैं इस इंसिडेंट को हम कलिंग नगर कंट्रोवर्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही है कलिंग नगर कंट्रोवर्सी, जिसमें कि 13 साल बाद तक भी उन ट्राइबल्स को अपनी चीज़ों के लिए, अपनी लैंड के लिए, अपने उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए जिसमें कि उनकी बेकसूरों की हत्या कर दी गई थी, अभी तक भी न्याय नहीं मिला है, जिसके लिए काफ़ी सारी कमेटी सेटअप की जा चुकी हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू। अराउंड 3 कमेटीज बनाई गई हैं जिन्होंने अपने क्या नाम है जो रिपोर्ट है वो सबमिट की है, बट तब भी कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है। इसी चीज़ को लेकर रविंद्र जराखा जो कि सेक्रेटरी है विस्थापन विरोधी जनमंच के, ठीक है, BJM के, उन्होंने 2-3 बातें बोली। उन्होंने कहा पहली चीज तो मुझे ये बताइए कारण क्या था गोली चलाने का, आपको फायरिंग क्यों करनी पड़ी भाई? मुझे गवर्नमेंट एक्सप्लेन करके बताया ना कि आपने फायरिंग की क्यों? प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, तो आप देखते, सुनते, वेट करते, बात करते ना। तो दैट मीन्स उन्होंने क्या कहा कि आपको फायरिंग नहीं करनी चाहिए थी, आपने बेकसूरों को मारा है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो टाटा स्टील अभी बनने जा रहा है ना, ये जो प्रोजेक्ट है, ये क्या है एक तरीके से उन ट्राइबल लोगों की डेड बॉडीज के ऊपर ये प्लांट बनाया जा रहा है, ठीक है, जिनकी की हत्या इस टाइम पीरियड पे कर दी गई थी। अगर मैं अब रिसेंट टाइम पीरियड में देखूं तो ऐसा कहा जाता है कि जिन ट्राइबल से उनकी लैंड्स एक्वायर की गई थी ना, उनको तो वहां पर जॉब भी नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अब वहां पर इतनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाने के बाद वहां पे पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं। जिस रिवर के पानी को एज अ रिसोर्स हम यूज कर रहे थे, दैट मीन्स इंडस्ट्रीज यूज कर रही थी, आज वो रिवर पॉल्यूटेड हो चुकी है। ठीक है, उसमें पॉल्यूशन का खतरा बढ़ता जा रहा है और उस रिवर के बिल्कुल पास में जो विलेजेस हैं, उन लोगों को वाटर शॉर्टेज फील करना पड़ रहा है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो वो फेस कर रहे हैं। बट अगर अब मैं रिसेंट की बता रही हूँ आपको, जैसा कि 13 साल इस इंसिडेंट को बीत चुके हैं, तो अभी क्या है कुछ टाइम पहले 13 साल होने के उसमें उन लोगों ने, ट्राइबल लोगों ने एक मार्च निकाला था, ठीक है, जहां वो इंसिडेंट हुआ था चंपा कौली से लेकर अंबा गाड़िया जो विलेज था वहां तक एक मार्च निकाला उन ट्राइबल लोगों को याद करते हुए। फाइनल आउट अगर मैं आपको कंक्लूड करूं तो अब जो ये सारा जो इश्यू था लैंड को एक्वायर करने का, अब 2016 में फाइनली क्या है, जो सारी लैंड है वह एक्वायर कर ली गई है टाटा स्टील के थ्रू और जितने भी जो फैमिलीज थे, जो लोग रहते थे, जिन्होंने खाली नहीं किए थे जो विलेजेस वगैरह है, अब उन्होंने भी वो विलेज क्या खाली कर दिए। पहले फेज का जो काम है टाटा स्टील का वो 2011 में स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, और उसके बाद अब कहा जा रहा है 2016 में जब सारे विलेजर्स ने काम खाली कर दिए हैं, पूरी लैंड एक्वायर कर ली गई है, तो जो सेकंड फेज ऑफ वर्क है टाटा स्टील का वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएगा। बट बात यहाँ पर ये आती है कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाने के बाद भी उन ट्राइबल्स को न्याय मिला या नहीं मिला। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आज हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को लेकर, एनवायरमेंट को बचाने की बात करते हैं, बट ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं और क्या नाम है, तब भी हमारी सरकारें शांत है।
ठीक है, क्या इसी तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है, तो एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है सोचने का। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट।